नमस्कार मित्रों, मैं अतुल गंगवार। 25 का रण, बिहार का मन में आपका एक बार फिर स्वागत, अभिनंदन करता हूँ। 25 जैसे कि हमने पहले भी बताया कि बहुत अहम वर्ष है बिहार के लिए, क्योंकि इस वर्ष बिहार में चुनाव होने हैं। और क्या है किस दल की रणनीति, कौन बनेगा किसका साथी, कौन बनेगा खेल पलटने वाला, कौन बनेगा गेम चेंजर, इन सब चीजों पे हम चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ जुड़े हैं इस विषय पर बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार रवि पराशर जी। रवि जी, स्वागत है, अभिनंदन है। धन्यवाद धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार आशीष कुमार अंशु जी। अंशु जी, आपका भी स्वागत, अभिनंदन है। नमस्ते। और हमारे साथ जुड़े हैं अतुल पांडे जी। अतुल पांडे जी एक फिल्मकार और राजनीतिक चिंतक हैं, तो वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। रवि जी, हम अभी पीछे चर्चा कर रहे थे और कि इस बार बिहार के जो 25 का जो रण है, उसमें जो लोग इस समय दिखाई दे रहे हैं, जो ताल ठोके हुए हैं, उसमें प्रशांत किशोर की एक अहम भूमिका रहने वाली है। ऐसा जो हमारा पिछला डिस्कशन हुआ तो उसमें भी था। अतुल पांडे जी का तो कहना ये भी था कि प्रशांत किशोर गेम चेंजर हो सकते हैं, किंग हो सकते हैं, किंग मेकर हो सकते हैं। आपका इस विषय में क्या कहना है? इस बार क्या गेम चेंजर बनेंगे प्रशांत किशोर, या पिछली बार की तरह हाशिए पे रहेंगे? देखिए अतुल जी, ये बात तो बिल्कुल सही है। अभी बिहार में कुछ वरिष्ठ पत्रकारों से मेरी बातचीत हो रही थी कुछ देर पहले, तो उन्होंने ये जानकारी दी कि फिलहाल अभी चुनाव हालांकि अपेक्षाकृत बहुत पास नहीं है, इसके बावजूद प्रशांत किशोर इस समय खासे सक्रिय हैं। उनकी बिहार बदलाव यात्रा में काफी भीड़ उमड़ रही है, और खासतौर पर महिलाएं और युवा, और वो भी ग्रामीण क्षेत्रों से, पिछड़े इलाकों से। तो लगता तो ये है कि प्रशांत किशोर ने इस बार पहले तो वो दूसरों को चुनाव लड़वाते रहे हैं, लेकिन चुनावी जमीन पर अब वो खुद अपना दमखम परखने की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए, अब वोट में कितना तब्दील होती है भीड़, हमने देखा है कि बहुत सी रैलियों में, बड़े बड़े दिग्गज नेताओं की रैलियों में बहुत भीड़ उमड़ी, लेकिन वो वोट में कन्वर्ट नहीं हुई, और जब चुनाव नतीजे आए तो वो हार गए। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो प्रशांत किशोर अगर 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान जिस तरह से चिराग पासवान ने जनता दल यूनाइटेड को नुकसान बहुत सारे उम्मीदवार उतार के किया था, और जाहिर है कि उसका फायदा आरजेडी को मिला ज्यादा संख्या में सीटें लाने में, क्या यही भूमिका इस चुनाव में 2025 में प्रशांत किशोर की रहने वाली है क्या? अगर ऐसा होता है तो वो आरजेडी, बीजेपी के लिए और जनता दल यूनाइटेड के लिए मुझे लगता है फायदेमंद होगा, आरजेडी के लिए उल्टा कदम पड़ेगा। जी जी जी। और अगर नतीजे ठीक में आते हैं कुछ प्रशांत किशोर के, तो गेम चेंजर भी बन सकते हैं, किंग मेकर भी बन सकते हैं। आशीष, आप क्योंकि निरंतर बिहार की धरती से जुड़े हुए हैं, और जैसे कि हमारा अपना टॉपिक, अपना विषय भी बिहार का मन क्या है 25 के रण में, आपको लगता है कि प्रशांत किशोर अपनी कोई छाप छोड़ेंगे? किंग मेकर तो वो बहुत अच्छे रहे, उन्होंने सत्ता में बहुत लोगों को लेकर भी आए, वो किंग बन सकते हैं या इस बार किंग मेकर की भूमिका में रहेंगे? क्या करेंगे वो? बिहार विधानसभा की अगर बात की जाए तो थोड़ी जल्दबाजी होगी अभी तय करना कि प्रशांत किशोर क्या करेंगे, 4 महीने के बाद क्या परिणाम होगा बिहार की विधानसभा 2025 का। लेकिन मैं आज की स्थिति में आपको बताऊं कि अभी प्रशांत किशोर की क्या स्थिति है बिहार के अंदर। तो इस प्रशांत किशोर एक यात्रा पर निकले थे, जैसा सबको पता होगा, तो उसको 2 हिस्सों में बांट लेते हैं। एक पहला हिस्सा था जब चंपारण से उन्होंने यात्रा शुरू की, और दूसरा हिस्सा उन्होंने सिताब दियारा से शुरुआत की, दूसरे चरण की अपनी यात्रा। चंपारण और सिताब दियारा दोनों ही बिहार की राजनीति, भारतीय राजनीति दोनों के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र है। चंपारण गांधी जी से जुड़ता है और सिताब दियारा जयप्रकाश जी से जुड़ता है। पहले हिस्से और दूसरे हिस्से में जो फर्क आया वो मैं आपको बताता हूँ। जब चंपारण से प्रशांत किशोर जी चले थे तो उनके चेहरे पर जो उत्साह दिख रहा था, जो तेज दिख रहा था, सिताब दियारा तक आते आते उस उत्साह में थोड़ी कमी साफ दिखाई दे रही है। वो अब थोड़े थके हुए दिखाई दे रहे हैं। पहले वो हर सवाल पर जिस तरह से बिल्कुल ठंडे मन से और बहुत ही शांत तरीके से जवाब देते थे, अब वो पत्रकारों पर झुंझलाने लगे। ऐसा हुआ क्यों होगा? ऐसा जब आपस में बातचीत की वहां लोगों से और
मैंने खुद इस पर सोचा तो ऐसा लगता है अतुल जी कि इससे पहले प्रशांत जी की भूमिका जो थी वो सिर्फ प्लान करने की थी। वो एक कमरे में बैठ के प्लान करते थे कैसे काम करना है, और एग्जीक्यूट जो करते थे वो उस पार्टी के कार्यकर्ता करते थे। वो जिस भी पार्टी के साथ काम किया है अभी तक प्रशांत जी ने, उनका होल्ड रहा है उस क्षेत्र में, वो प्रदेश की राजनीति हो या केंद्र की राजनीति में। अभी की स्थिति यह है कि प्रशांत जी को कार्यकर्ता भी खुद तैयार करना पड़ रहा है, और प्रशांत जी ने खुद जो मानक तैयार किए थे कार्यकर्ताओं के लिए, तो जब आप कार्यकर्ता तैयार करते हो, कार्यकर्ताओं को जोड़ रहे होते हैं, तो वो फिल्टर लगा पाना बहुत मुश्किल होता है। अभी चंपारण की मैं बात बताऊं, बेतिया में जिनको उन्होंने विधायक के लिए तैयार किया था कि एमएलए के लिए इनको चुनाव लड़ाएंगे, ऐसे एक व्यक्ति को जो वहां एक होटल वो चलाता है और साथ में मैरिज हॉल भी है उसका, होटल कम मैरिज हॉल, उसकी गिरफ्तारी मर्डर की केस में हुई है। तो अभी तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि प्रशांत किशोर का तो जन्म भी अभी नहीं हुआ है बिहार की राजनीति में। हाँ, और इस तरह की घटनाएं जब सामने आती है तो ऐसा लगता है कि वो उनकी राजनीति की भ्रूण हत्या हो रही है। अतुल जी, कल आप बड़े आश्वस्त थे हमारे पहले उसमें कि प्रशांत किशोर गेम चेंजर हो सकते हैं। अंशु जी की बात से लग रहा है कि हाँ, ये वाली दिक्कत तो होगी उनको, क्योंकि पहले वो जब चुनाव लड़वाते थे लोगों को तो कार्यकर्ता उनको रेडीमेड मिलते थे, ग्राउंड मिलता था पूरा बड़ा, और वो खाली प्लानिंग किया करते थे। और जो हमने देखा कि दिल्ली की राजनीति में आंदोलन से जो सरकार बनी आम आदमी पार्टी, और बाद में किस तरीके से भ्रष्ट हुई और रास्ते बिगड़े, तो प्रशांत किशोर की भी स्थिति शायद यही हो सकती है। अंशु जी के आकलन से आप कितना सहमत? देखिए, उनका जमीनी आकलन जो है, मैं इस स्थिति में नहीं हूं कि मैं ये कह सकूं कि वो सही है या गलत है। लेकिन मेरा जो मेरी एनालिसिस जो है वो 2-3 मेन चीज़ों के ऊपर आधारित है। जैसे कि इस समय जो बिहार की राजनीति, नॉन एनडीए दल जिस तरीके की राजनीति कर रहे हैं, उसमें कांग्रेस हो, आरजेडी हो, कम्युनिस्ट हो, और जो भी है, तो उनकी ज़्यादातर राजनीति का जो फोकस है वो है एंटी अपर कास्ट और एंटी वेरी पर्टिकुलरली एंटी ब्राह्मणिज्म। तो इस बुनियाद के ऊपर विपक्ष की इस समय की राजनीति चल रही है। उन्होंने हर चीज़ का एक बहुत ही डेस्परेट सी, अगर आप एक आउटसाइडर की, एक एनालाइजर की तरीके से देखें तो आज भी आरजेडी का जो सबसे बड़ा तुरुप का इक्का है वो लालू प्रसाद ही हैं। लालू प्रसाद डेफिनेटली बीमार हैं और चुनावी मैदान से भी बाहर हैं। तो उन्होंने इस चीज़ के ऊपर एक बहुत बड़ा एक डिस्कशन शुरू किया कि नीतीश कुमार बीमार हैं और हर चीज़। प्रशांत किशोर इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि उनका एक फोकस जो रहा है शुरू से अभी तक, वो एंटी लालू और एंटी तेजस्वी राजनीति रहा है। और मंच से उन्होंने जिस तरीके से एक पढ़ाई लिखाई और जिस तरीके से वो बिहार के युवा वोटरों को ललकार रहे हैं कि तुम्हें पढ़ लिख करके ही कुछ बन सकते हो और अनपढ़ों की राजनीति में मत जाओ, तो वो, अगर देखिए, मैं मानता हूँ आशीष जी की बात, और कि ऐसा हो सकता है कि ग्राउंड लेवल के ऊपर वो इतने सक्सेसफुल शायद ना हो, लेकिन जो साइकी में वो भर रहे हैं बिहार के युवा की, वो बहुत ही सस्टेन्ड कैंपेन रही है। वो आज की कैंपेन नहीं है, वो पिछले कई सालों की कैंपेन है, और मुझे कहीं ना कहीं उसमें एक ट्रैक्शन दिखाई देता है। देखिए, हम लोग जब एक मेट्रो शहर में रहते हैं, हर मेट्रो शहर में बिहारी कहीं किसी ना किसी फॉर्म में आपसे टकराता रहता है, और वो आपको एक ग्राउंड रिपोर्ट देता है। तो टैक्सी में बैठते हैं या ऑटो में बैठते हैं, या तो सबसे हम जो बात करते हैं, तो एक ट्रैक्शन दिखाई देता है। तो देखिए, हर पार्टी का एक मिनिमम वोट बेस होता है, वो आरजेडी का भी है, लेकिन वो 15-16% का बेसिक, बाकी सब उनका घूमने वाला वोट है। तो वो वोट तोड़ने की स्थिति में डेफिनेटली प्रशांत किशोर हैं, क्योंकि उन्होंने साइकी में घुस गए हैं वो। और एक छोटी सी चीज कह रहा हूं, मैं लंबा हो गया, लेकिन अभी एक बीजेपी और एक प्रशांत किशोर, इन दोनों के ऊपर जब जातिवादी हमले होंगे
तो कंसोलिडेशन ऑफ वोट जो है वो दूसरी साइड पे ज्यादा होगा, क्योंकि जो आरजेडी, कांग्रेस और कम्युनिस्टों का जो वोट है उसकी बढ़ने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है नहीं, वो हमेशा से एन मास उन्हीं के साथ रहे। जी 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 जी। आपने लेकिन एक बड़ी दिलचस्प बात की कि प्रशांत किशोर के जो हमले हैं वो लालू आरजेडी पर हैं, लेकिन अभी कुछ दिनों से उन्होंने अपना वो नजरिया थोड़ा सा बदला है। वो लालू और नीतीश को टारगेट करने की बजाय भी वो सीधे मोदी पर टारगेट कर रहे हैं। रवि जी, इस स्ट्रैटेजी से आप कितना सहमत हैं? और अतुल जी का जो कहना है कि जो वोट है वो प्रशांत किशोर अभी भी बदलने में सक्षम रहेंगे। देखिए, ये कहना तो बहुत सही है कि बिहार में जातिगत राजनीति से जुड़े हुए जो समीकरण हैं उनकी जड़ें बहुत सियासी जमीन में बहुत अंदर तक पैबस्त हैं। तो उस व्यवस्था को पूरी तरह से किसी जन आंदोलन या बिहार बदलाव यात्रा के माध्यम से एकदम से हम जड़ों को सतह पर ले आएंगे, उखाड़ देंगे या उखड़ जाएंगी इस बार, ऐसा तो कहना ठीक नहीं होगा। लेकिन हाँ, जिस तरह से भीड़, युवा और महिलाएं उनके साथ, प्रशांत किशोर के साथ जुड़ रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि क्योंकि लालू और वर्तमान होने जा रहे हैं, तो ऐसे में इंकम्बेंसी, एंटी इंकम्बेंसी फैक्टर भी बहुत हद तक काम करेगा। और जिस तरह से एनडीए ये कहता है कि लालू का जो कार्यकाल था वो जंगल राज था, तो उसके मुकाबले हालात बहुत बेहतर हुए हैं, लेकिन उतने भी बेहतर नहीं हुए जितने समय आपने शासन कर लिया, जो अपेक्षा जनता को थी। एक बात जो आप कह रहे हैं कि ये बात सही है, हमारे बिहार के जो राजनीति के जानकार हैं उनसे बातचीत में पता चला मुझे कि पहले बहुत फोकस होके प्रशांत किशोर लालू यादव और नीतीश कुमार को निशाने पर रखते थे, लेकिन इधर उन्होंने वो धार कुछ कुंद करके एंटी मोदी बोलना ज्यादा शुरू किया है। तो ये एक स्ट्रेटेजी हो सकती है। देखिए, मोदी एक बहुत बड़ा स्तंभ है राजनीति में, बहुत बड़ा प्रतिमान है, और मुझे लगता है कि, और ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि इस समय तो देश की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही है। तो ऐसे में उनको टारगेट करने से सियासी जमीन उनको लग रहा होगा कि कुछ ज्यादा उनकी मजबूत हो सकती है। और देखिए, एक बात तय है कि जो भी पार्टी या गठबंधन चुनाव मैदान में उतरता है, उसका अंतिम लक्ष्य जीत हासिल करना है, और ऐसी जीत हासिल करना है, कम से कम ऐसी जीत कि वो नतीजों के बाद उसका कुछ से हो। तो ऐसे में अगर उन्होंने मोदी जी को घेरना शुरू किया है, तो एक राजनेता के तौर पर मुझे लगता है कि सही कदम उठाया। जी, उनको आप इस राय से इत्तेफाक रखते हैं कि जो जिस स्ट्रैटेजी पे अभी प्रशांत किशोर चल रहे हैं, शायद आपका जो कहना है कि वो ठीक हो, कि ये अभी अर्ली चर्चा, 4 महीने में बहुत समीकरण बदलेंगे, चीजें बदलेंगी, लेकिन अगर प्रशांत किशोर जिस तरीके से स्ट्रैटेजी बदल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो कुछ कामयाबी हासिल कर पाएंगे क्या आप? अतुल जी, सबसे पहले कामयाबी हासिल कर पाएंगे इससे पहले मैं एक बात बताऊं कि प्रशांत जी ने पहले एक बहुत बड़ी कामयाबी बिहार में हासिल की हुई है। विधान परिषद के चुनाव में उनके एक सदस्य प्रशांत जी की पार्टी से आफाक जी हैं, वो पहले विधान परिषद बिहार में जा चुके हैं, तो कामयाबी वो पहले हासिल कर चुके हैं। लेकिन 2 बातें पहले आई अभी बातचीत के दौरान। एक तो ये कि प्रशांत किशोर जी ने प्रारंभिक दौर में लगातार राजद पे लगातार निशाने पे राजद होता था, लालू जी के बेटे होते थे, उनकी शिक्षा होती थी। हाँ, और एक बात और आई कि पहले ये बात होती थी कि वो चुनाव वो पहले खुद को प्रूव कर चुके हैं प्रशांत जी, आफाक जी विधान परिषद में है उनकी तरफ से। अभी 2 सवाल आए, एक तो प्रशांत जी की यात्राओं में खूब भीड़ दिखाई देती है, और दूसरी बात आई कि प्रशांत जी आमतौर पे राजद को थोड़ा सा निशाने पे रखते हैं। तो थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं, वैसा क्यों करते हैं। तो आज के समय में प्रशांत जी के साथ जो बड़ी भीड़ आपको दिखाई देती है, उसमें बड़ी संख्या उन लोगों की है जो विद्यार्थी परिषद से निकले हैं, कभी बजरंग दल में थे, कभी विश्व हिंदू परिषद में थे, कभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में थे, कभी भारतीय जनता पार्टी में थे। इस तरह के लोगों की संख्या आज प्रशांत जी के साथ सबसे अधिक संख्या में है।
और इस बात को प्रशांत जी स्वीकार भी करते हैं। तो इसलिए उनकी बातचीत में ये बात बार बार राजद को लेकर वो निशाने पर राजद आ रहा होगा। दूसरी बात, आप चूंकि सब अतुल जी, आप और सर दोनों लोग कैमरे को बहुत अच्छे से समझते हैं, तो संख्या कम हो तो उस संख्या को कैसे अधिक में दिखाना है, तो बहुत अधिक संख्या इसको हम कैसे मानेंगे? कई बार 200 लोगों की संख्या भी बहुत बड़ी दिखती है, और दूसरी तरफ कई बार 50,000 लोग भी किसी मैदान में इकट्ठे हो जहां 2 लाख की संख्या बहुत आराम से उस मैदान में आ सकती है, तो हमको लगता है यार ये तो लोग ही नहीं आए इनके कार्यक्रम में। तो ये समझना पड़ेगा कि किस संख्या को हम अधिक मानते हैं, और उतनी संख्या क्या प्रशांत जी के साथ है? और प्रशांत जी के साथ जो लोग चलते हैं, पूरा उनका काफिला जो प्रशांत जी का चलता है, उसमें मैक्सिमम लोग वो हैं हाँ जो पेड हैं, जिनको हर महीने एक निश्चित पैसा जाता है, और ये बहुत प्रोफेशनल तरीके से प्रशांत जी वहां काम कर रहे हैं। वो बाकी जितनी पॉलिटिकल पार्टियां जैसे काम करती है उस तरह का काम प्रशांत जी नहीं कर रहे हैं बिहार में। प्रशांत जी के साथ आज भी बहुत सीनियर आईएएस की एक टोली काम करती है, और ये बताते हुए मुझे ये भी बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से वो जुड़े हुए हैं। वो कोई समाज सेवा या फिर बिहार को बदलने के सपने, सिर्फ सपने के साथ नहीं है वो लोग, वो एक प्रोफेशनल टर्म एंड कंडीशन के साथ प्रशांत जी के साथ काम कर रहे हैं। तो प्रशांत जी का जो काम करने का तरीका है वो राजद, कांग्रेस और बीजेपी से बिल्कुल अलग है। एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो जिस पर हमें आगे बात करनी चाहिए, कि इस वक्त अगर आज चुनाव हो जाए, 4 महीने के बाद, आपने कहा कि 4 महीने बाद क्या होगा उस पर तो हम 4 महीने बाद ही बात कर सकते हैं, लेकिन अगर आज चुनाव हो जाए तो क्या होगा? तो फिलहाल इस पूरी यात्रा में जो मेरी समझ में आया वो ये कि आज जमीन पर जो 3-4 लोग मुझे दिखाई दिए उसमें प्रशांत किशोर भी शामिल है। राजद बहुत ही ताकत के साथ जमीन पर दिखाई दे रहा है, और उनके लोग बहुत वोकल है। इसीलिए हो सकता है कि भ्रम पैदा हो जाए बिहार में घूमते हुए किसी को कि राज्य सरकार बना रही है। कांग्रेस के लोग दिखाई दे रहे हैं वहां पे। हाँ, अभी एक सहनी जी की पार्टी थोड़ी सक्रिय है, तो वो लोग भी जमीन पर दिखाई दे रहे हैं। हाँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, जदयू, चिराग पासवान की पार्टी, ये फिलहाल अभी मैदान में दिखाई नहीं दे रही है बिहार के अंदर। तो शायद उनके लिए अभी चुनाव की जो प्रक्रिया है वो शायद अभी शुरू भी नहीं हुई है। तो थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, ये लोग मैदान में आएंगे तो इस चुनावी चर्चा का रंग थोड़ा और चौंका होगा। जी, मुझे लगता है अंशु जी ने जो कहा है कि उन्होंने शायद स्पष्ट कहने से थोड़ा हिचकिचाए कि अगर चुनाव होते हैं तो जो चुनावी परिदृश्य दिखाई दे रहा है तो उसमें जदयू और भाजपा कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो शायद उनका ये भी कहना हो सकता है कि क्या इसको ये माना जाए अंशु जी कि आज की स्थिति में भाजपा और जदयू अगर आज चुनाव हो जाते हैं तो चुनाव हार भी सकती है, ऐसा भी कहा जा सकता है। तो हाँ, मतलब मुझे जी पार्टी के कार्यकर्ताओं में थोड़ी निराशा तो है, और जब थोड़े सीनियर लोगों से बात हुई वहां तो वो कहते हैं कि मोदी जी की 6-7 रैलियां हो जाएंगी बिहार में तो सब ठीक हो जाएगा। तो मुझे लगता है ये एटीट्यूड ठीक नहीं है। और अभी भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा नेता पटना में बहुत बुरी तरह से पिटा, और उसका साथ किसी भाजपा के नेता ने नहीं दिया, उसके पक्ष में एक शब्द नहीं बोले। वो भाजपा का नेता पार्टी छोड़ चुका है। इसको लेकर भी किसी ने उससे बात नहीं की अब तक कि क्यों पार्टी छोड़ के जा रहे हो। ऐसी और भी जगहों पे कई घटनाएं हुई हैं, उनका उल्लेख मुझे लगता है यहाँ जरूरी नहीं है, लेकिन बिहार में ये मैसेज है भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच में कि भाजपा उनके साथ खड़ी नहीं हो रही है, उनके दुख में, उनके सुख में। जी वो तो पॉलिटिकल पार्टी है, तो भाजपा कार्यकर्ता उम्मीद करते हैं कि वो किसी परेशानी में हो तो पार्टी उनके साथ खड़ी हो। बिल्कुल ठीक। मुझे लगता है कि आने वाला समय, जैसे कि हमारे सभी पैनलिस्ट का भी मानना है, बड़ा दिलचस्प होगा, और ये भाजपा के लिए चिंतन का विषय है कि अगर उसका कार्यकर्ता ये मान के चल रहा है कि उसकी पार्टी उसके साथ नहीं खड़ी है तो बिहार की जनता कैसे भरोसा और विश्वास करेगी, क्योंकि सरकार या पार्टी के बीच में और जनता के बीच में जो एक समन्वय बैठाता है वो कार्यकर्ता बैठाता है। तो मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर की भूमिका जो एक निकल कर आ रहा है कि महत्वपूर्ण हो सकती है। आने वाला वक्त बताएगा कितना वो सस्टेन करते हैं, कितना वो अपना कॉर्पोरेट कल्चर, और जिस तरीके से वो आशीष ने भी कहा कि जिस तरीके से वो लोगों को एक पेड वर्कर्स या इस तरीके से एक अंडरस्टैंडिंग के थ्रू जो काम कर रहे हैं उन लोगों को साथ लेकर चल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि 25 का रण चुनाव बिहार की जनता का मन में अभी
थोड़ा और रंग आएंगे धीरे धीरे, जैसे जैसे चर्चा आगे बढ़ेगी हम और पहलुओं पर भी बात करेंगे और दलों में क्या स्थिति है उस पर भी बात करेंगे। आज की चर्चा में बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। रवि जी आपका हमारी चर्चा से जुड़ने के लिए, आशीष जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अतुल जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, सभी को धन्यवाद।